क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में मैग्नेटिज्म का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करो चाहे सब्जेक्टिव्स की बात करो। ऑब्जेक्टिव्स बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। आपको मैं एक चीज बता दूं कि पूरे साल भर हम लोगों ने चैप्टर्स के क्लास नोट्स में या क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में, या यूं कह लीजिए हमने एनसीईआरटी एक्सप्लोरर वगैरह जब डिस्कस किया है तो इन चैप्टर के काफी लेवल लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। अभी लेवल दिखाने या नॉलेज दिखाने का समय नहीं है। अभी हम लोग को सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बोर्ड के लिए बहुत कम टाइम बाकी है। तो किसी भी एग्जाम का जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, वो होता है उसका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, वैसा ही क्वेश्चन आप इमेजिन करेंगे कि आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म यानी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर दोनों चैप्टर के 45 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, जिनको अगर आपने कर डाला तो इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। खास करके ये बात मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कह रहा हूं, जैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है हूबहू वैसे क्वेश्चंस। और आपको बता दूं, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स में मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सीधे फॉर्मूला याद है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसके बड़े ही इजी इजी और पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस, इजी इजी नहीं, जो बोर्ड में पूछा मैं वही आपको करवाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल में बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का, वो करंट इनटू एरिया होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट इससे कितना फ्लो कर रहा है इनटू इस लूप का एरिया कितना है। अगर इसमें एक टर्न है तो ये फॉर्मूला काफी है, अगर इसमें n टर्न है तो हमें नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले सवाल का आंसर NIA हो जाएगा। दैट मींस ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर इज करेक्ट फॉर ए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में एक तो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, इसके अलावा जब आप करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखते हो तो करंट सेंसिटिविटी में करंट और डिफ्लेक्शन आई और थीटा के बीच जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, वही वही जो है वही गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। आप करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जाकर के देखना, थीटा अपॉन आई का, तो आपको वहां से दिख जाएगा थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, NAB अपॉन के, या जैसे यहाँ पर कांस्टेंट को सी से दिखाया गया है, यहाँ पे हम लोग सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को देखें तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन NAB इंटू थीटा। तो करंट जब डिफ्लेक्शन से रिलेट होता है तो करंट और डिफ्लेक्शन के बीच के रिलेशन को हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी से दिखाते हैं तो सी अपॉन NAB एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यानी ध्यान रखेंगे सी अपॉन NAB ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की तरह काम करता है। फटाफट से कमेंट करके बताओ समझ में आ गया यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये है हमारे पास रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस हमें कम से कम रखना होता है ताकि ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सके। एमीटर का काम है करंट मेजर करके बताओ कितना करंट फ्लो किया। तो याद रखना आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग जीरो लेकर के चलते हैं। आइडियल एमीटर की रेसिस्टेंस जीरो होती है या क्लोज टू जीरो होती है, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो। अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए शॉर्ट आंसर में भी लॉरेंज फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपके पास ऐसा एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उस एरिया में उस रीजन में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे, उस चार्ज पार्टिकल पर दोनों ही फोर्स लगने वाला है। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखोगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा QE और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को, नेट फोर्स को साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इसी को हम लोग बुलाते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन याद रख लेना। वैसे अगर आपने संपूर्ण फिजिक्स वाली वीडियो देख रखी है, आपने अगर शॉर्ट आंसर के लिए जो 2 घंटे 40 मिनट की हमारे वीडियो पर चैनल पर अपलोडेड है एक संपूर्ण फिजिक्स की वीडियो,
उसको आपने देखा होगा, तो वहां पर भी हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स को एक्सप्लेन किया है। लॉरेंज फोर्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। यहाँ पर तो आप समझ जाइए कि आपके पास जो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो हो गया सी, लेकिन शॉर्ट आंसर के लिए भी इसको आप ध्यान में रख लेना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। आपको मालूम है बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिज्म का एक तरीके से कूलम्स लॉ है। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट कैरिंग वायर के एक छोटे से एलिमेंट, इसका छोटा सा टुकड़ा, डीएल लेंथ का टुकड़ा, इसके कारण मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट थीटा एंगल पर यहां पर, तो इस छोटू से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, और इसका फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन किया होगा, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी चीज को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग अगर आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें, तो आर कैप से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल। आईडीएल को वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा, और नीचे में आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन आर, नीचे में आर क्यूब। ये आईडीएल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी के फॉर्म में। इसको हम लोग आईडीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आप लिख सकते हैं dB को वेक्टर के फॉर्मेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। यही आपके बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, एमीटर से करंट नापना है तो इसका रेसिस्टेंस कम से कम रखना है। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल और आइडियल एमीटर इज क्लोज टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए आपका एग्जाम 2022 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस इस चैप्टर से ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपको याद है आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड पूछ रहे हैं, इसलिए अभी तो फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन करो। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी। क्लास नोट्स में करवा रखा है, दोनों के डेफिनेशन को देख लेना। अगले सवाल में चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? तो 5 टेस्ला भैया 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, तो 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलें आगे, आगे बढ़ाएं। फटाफट से कमेंट करके बताते रहो आपको अगर समझ में आ रहा है तो। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे। बोला है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूं, बट इसका आंसर आपके क्लास नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। आपको मालूम है ना कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। और अगर इसको, अगर सपोज करो इसको हम लोग स्केलर फॉर्मेट में लिखें, ये क्या आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना चाहूं, F इज इक्वल टू मैं क्यू वी साइन थीटा लिख सकता हूं। बोलो, क्यू वी साइन थीटा लिख सकता हूं। अब जिस चीज का डायमेंशन लिखना हो उसको खोपचे में लिखते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखना है तो उसको मैंने एक्सप्रेस किया है बाकी के क्वांटिटीज के टर्म में। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2। चार्ज का क्या होता है? at बोल लो या it भी बोल सकते हो। करंट का डायमेंशन मॉडर्न कन्वेंशन में ए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज at होगा, और ओल्ड कन्वेंशन में it होता है, तो उसके अकॉर्डिंग it होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में, बिहार बोर्ड के ऑप्शंस में नॉर्मली आई के टर्म में दिया रहता है, तो हम IT इसको लिख देते हैं। ये चार्ज का डायमेंशन मैंने लिखा। और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 1 साइन थीटा। तो डायमेंशन लेस है, ये एक नंबर आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करो तो L से L गया, L से L गया, ये T का पावर 1 है और ये T का पावर माइनस 1 है, ये भी गया। तो हमारे पास ये बच गया M T का पावर माइनस 2 I का पावर माइनस 1। देखो कौन से ऑप्शन में है? I का पावर माइनस 1 कौन से ऑप्शन में है? I का पावर माइनस 1 तो सिर्फ पहले ऑप्शन में है। I का पावर माइनस 1, M का पावर 1। यहाँ पे L नहीं है तो हम लोग L का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। L नहीं है
एल नहीं है तो एल का पावर 0 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गया। ध्यान में रख लेना, इसके डायमेंशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन के बेसिस पर आगे और भी डायमेंशन हमें निकालने होते हैं। जैसे कभी अगर हमको परमियाबिलिटी का, जैसे एक सवाल आएगा आगे जिसमें हमसे परमियाबिलिटी का डायमेंशन पूछा जाएगा, इसका म्यू का, ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के सहारा ही निकाला करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड वगैरह हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एन आई। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास, एम एल का पावर 0 टी का पावर -2 आई का पावर -1 बट्टा आई। इससे हम लोग म्यू का परमियाबिलिटी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो परमियाबिलिटी का और परमिटिविटी का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा और परमियाबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको निकाल के कमेंट करके बताना है। परमिटिविटी का और परमियाबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा। क्लियर, चलते हैं आगे, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोला है ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन ऑफ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड या साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, वहां पर चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के नेट रिजल्टेंट को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस V। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, कमेंट करके बताना मुझे। अगले सवाल में चलते हैं। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहा है, बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं तुमको करवा रहा हूँ। बोर्ड में टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो सेशन ले रहे हैं, देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, मतलब जिन्होंने बहुत मेहनत किया ना, वो साल भर मेहनत किए हैं, अब उनको ना बस अपने क्लास नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। अभी के सेशंस मेनली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी को साल भर अच्छे से नहीं किया है। आप एक चीज समझो, आपके बोर्ड एग्जाम में सारे इजी ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं आएंगे, टफ ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग को यूज करना है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, कोई भी, आपको उसके लिए मिलने वाला है 1 नंबर। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि 70 में से जो 35 सबसे सूटेबल और सबसे इजी हैं, जिसमें हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, जिसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़े, हम उसको टिक करेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करने के बाद गलत आए और गलत ऑप्शन हम टिक कर दें, या हो सकता है उसमें बहुत टाइम लग जाए। तो अपने दिमाग को यूज करना है, दिमाग को यूज करना है। सवाल दोनों तरह का रहता है बोर्ड में, 70 में से आपको 35 आपकी सहूलियत वाले ऑब्जेक्टिव्स छांटने होते हैं। जो बच्चा ये काम कर लेता है उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होता। ये सारे बोर्ड के पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप बोलोगे सर कितना इजी इजी क्वेश्चन कराते हो, थोड़ा लेवल अप करो। लेवल अप करने का समय जब था तो बहुत लेवल अप किया। आप अपने ही चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। मार्च अप्रैल के समय का आप जाके देख लो, वहां पे क्वेश्चंस का क्या लेवल है। जेईई नीट के पूछे गए क्वेश्चंस करवा रखे हैं। लेकिन अभी लेवल दिखाने, नॉलेज दिखाने का समय नहीं है। अभी एग्जाम में अधिक से अधिक, बोर्ड में अधिक से अधिक स्कोर करने का मोमेंट है, और उसके लिए जैसे हमको साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़ेगा, जिस टेक्निक से अधिक नंबर आएगा, हम वो काम करने का प्रयास करेंगे। अभी नॉलेज दिखाने और लेवल दिखाने का समय नहीं है। अगर लेवल देखना है, लेवल चेक करना है, तो एक बार जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं चैनल पर, उनको जाके देखो। अभी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं सिर्फ उन्हीं के पीछे दौड़ो, हार्ड इजी के पीछे मत दौड़ो, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी। देखिए समझिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको मालूम है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, करंट इनटू एरिया, सीधी सी बात है। यहां पर आप एक चीज समझ जाइए कि हमसे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2r, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है। अब एक चीज आप समझ जाओ, ठीक है, ये हमारे सेंटर का दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। यहां से हमारे पास अगर हम लोग किसकी बात करें, यहां से अगर हम लोग बात करें कि हमको I चाहिए, तो यहां से हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ एक बार देख लो, I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू बी बाई म्यू नॉट, है ना,
टू इंटू बी बाई म्यू नॉट, टू इंटू बी बाई म्यू नॉट, और ऊपर में आर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आर तो ये हो गया, लेकिन हमारा आंसर किसके टर्म में दिया हुआ है? सारा का सारा आंसर ए के टर्म में दिया हुआ है। मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको आर के वैल्यू को ए के टर्म में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो सारा का सारा आंसर ए के टर्म में दिया हुआ है। मतलब इस कॉइल का एरिया अगर ए है, इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो आंसर दिया हुआ है ना, वो बी, मतलब बी, बी और ए के टर्म में दिया हुआ है। तो करंट का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन एक चीज और, इस आर को भी एलिमिनेट करना। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आई इंटू ए चाहिए, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बी और ए के टर्म में आना चाहिए। एकदम रिलैक्स होकर समझो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ये हमारे पास आ गया 2br अपॉन म्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम r को a के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, a अपॉन में पाई होगा। तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, r इज इक्वल टू लिखोगे रूट a अपॉन, स्क्वायर रूट भेज दोगे उधर, तो रूट a अपॉन रूट पाई, यही लिखोगे। अब देखो ना, मुझे सेम टू सेम चीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए करंट। करंट क्या निकाल के लाए हैं, 2b इंटू म्यू नॉट, 2b बाई म्यू नॉट इंटू आर। आर कितना आया है, रूट के अंदर में a अपॉन रूट के अंदर में पाई। ये रेडियस का वैल्यू आया है, ये करंट का वैल्यू आया। हम जानते हैं एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस का वैल्यू आ गया रूट a अपॉन रूट पाई इंटू एरिया a। ये हमारे पास आ गया 2b रूट a इंटू ए। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा a का पावर कितना, 3/2, और नीचे में कितना, म्यू नॉट इंटू रूट पाई। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। फिर से समझो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, लेकिन ऑप्शन में सारे ऑप्शंस बी और ए के रूप में थे, तो करंट को बी के रूप में लिखना पड़ेगा और एरिया को भी ए के रूप में ही, मतलब एरिया को तो ए के रूप में ही रखोगे। आप जानते हो कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 2br अपॉन म्यू नॉट, ये करंट का वैल्यू जो कि यहाँ हमने पुट कर दिया। लेकिन फिर इस r को भी एलिमिनेट करना था। हमको मालूम है इस सर्कुलर लूप का एरिया होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पाई, r इज इक्वल टू रूट a अपॉन रूट पाई। यूज कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगले सवाल पर। अब अगला सवाल जो हमारे पास है, ये 2018 का पूछा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल है हमारे पास, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I, मैग्नेटिक फील्ड at its center is B, at what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B by 8। काफी फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है और अच्छा सवाल है। आप देखो एक चीज समझो, एक हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस आगे कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बी नॉट से दिखा दूं, इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट बाई 8 के बराबर है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है करंट कैरिंग लूप में, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और एक्चुअली इस फॉर्मूला का जो ओरिजिन फॉर्मूला है, मतलब जो मेन फॉर्मूला है, वो है एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्लास में डेरिवेट हम लोग करवाते हैं इसको। तो यहां पर हमसे बोला है कि एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है एक्स डिस्टेंस पर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये 1/8 टाइम्स ऑफ सेंटर का, सेंटर पे क्या होता है भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर है। यहां से म्यू नॉट आई कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल कर दो, ये r को इधर लेके आ जाओगे तो r क्यूब हो जाएगा, और इधर ये अगर देखोगे और इधर 8 भी है, 8r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका पावर कितना, 3 अपॉन में 2। अब देखो इधर भी क्यूब है और इधर भी क्यूब है, तो अगर आप क्यूब रूट लेते हो दोनों तरफ, ठीक है, तो 8r क्यूब का क्यूब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2r इंटू 2r इंटू 2r, यानी 8r क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2r, और इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 का क्यूब है ये, तो
क्यूब से क्यूब हटाने के लिए इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, है ना, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। उस रूट को अगर इधर ट्रांसफर कर लोगे आप तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा 2r का, तो 2r का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर जगह कम है तो मैं इसको आइए आपके सामने में इधर सॉल्व कर देता हूँ, सब लोग बोर्ड पर देख लेना। इधर जगह कम है इसलिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो 2r का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3r स्क्वायर और x इज इक्वल टू आ गया √3r। मतलब सेंटर से √3r डिस्टेंस आगे, सेंटर से √3r डिस्टेंस आगे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 टाइम्स होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, आपको मैंने बता रखा है ये चीज मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ चार्जेस में, अगर आप रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट है तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इसका स्पीड 0 है, तो फिर ये प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन शुरू कर दिया और इसका स्पीड कांस्टेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यही चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए वेलोसिटी से ये ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रिलीज करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और वेरिएबल स्पीड से चलने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन बोला है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। देखो, जब किसी एमीटर को शंट करोगे ना, मतलब बहुत छोटे रेसिस्टेंस से कनेक्ट करोगे ना, तो एमीटर का रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है और मेजरिंग रेंज बढ़ जाता है। तो शंटिंग के बाद एमीटर का मेजरिंग रेंज बढ़ जाएगा और एमीटर के रेसिस्टेंस की अगर बात होती तो हम लोग डिक्रीज पे टिक करते। अगले सवाल पे चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B, ये वाला होगा। V क्रॉस B में डायरेक्शन पलट जाएगा तो Q इंटू V क्रॉस B होगा। मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, सॉरी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। देखो, शॉर्ट मैग्नेट बोल लो या बार मैग्नेट बोल लो या मैग्नेटिक डाइपोल बोल लो, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है ये, तो मैग्नेटिक डाइपोल में दोनों पोल से पास करने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो इसको इक्वल इक्वल दो भाग में बांटता है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। कौन सा लाइन? इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन मतलब आपको ये बता दूं कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इक्विटोरियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा डबल होता है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी लागू होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इक्विटोरियल पोजीशन का डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इक्विटोरियल पोजीशन का डबल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये याद रखना है, इसको आप ऐसे भी याद रख लेना। बी एक्सियल या एक्सियल को हम लोग बाय बी इक्विटोरियल, एक्सियल को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं बी पैरेलल बाय बी परपेंडिकुलर, ये होता है 2:1 के बराबर। इस रेशियो को याद रख लेना। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई मैग्नेट या कोई बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इसके मैग्नेटिक मतलब इसके ऑसिलेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में पाई, रूट के अंदर में ये नहीं 2 पाई रूट के अंदर में I/MBH। यहाँ पर जो I है ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है मैग्नेट का, मैग्नेट का ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। M जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, M जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, याद रखेंगे। M जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इस पर ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेट के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड घट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो भी मैग्नेट के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड घट जाएगा,
और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर में एम बी एच अपॉन में आई, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बने हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर से। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ में नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू BH tan थीटा के बराबर होता है। ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले सवाल में चलते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी ER बराबर होता है E अपॉन में E नॉट, और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू R इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट। ध्यान रख लेना, एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना होता है ये कमेंट करके बताओ, ठीक है? तुम्हारे कमेंट के लिए मैं वेट करूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो, अगर अर्थ के किसी भी पॉइंट पर ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH से दिखाते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग दिखाते हैं BV से। याद रखिएगा, B जो होता है वो हमेशा BH का स्क्वायर प्लस BV के स्क्वायर के बराबर। अगर इसको एंगल ऑफ डिप बोल दो डेल, तो BH बराबर होगा B cos डेल और BV बराबर होगा B sin डेल। आप BH का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल, और BV का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर sin स्क्वायर डेल। दोनों को ऐड कर लो, B स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर डेल प्लस cos स्क्वायर डेल कितना होता है 1। तो ये B इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। या तुम ऐसे भी समझ जाओ ना कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट निकलता है वो हमेशा हमेशा उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस उसी पर ही आया है। यहाँ से B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में तो हटा दिए, इधर ले आए BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। लास्ट नोट चेक करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक में भी सोचना नहीं पड़ रहा है। अब बोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग वैसा ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला सवाल, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर। एक्चुअली क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में, जैसे अगर हमारे पास ये कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट M है और इसका लेंथ अगर L है, इसके पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, या M अपॉन L। अगर मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट देखोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वर्क डन इन डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हम लोग डाइपोल को मूव करवाते हैं, तो डाइपोल को मूव करवाओगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो वहां पर वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस cos थीटा। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है, अगर मैग्नेटिक डाइपोल को मूव करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला P की जगह पे आ जाएगा M। वहां डाइपोल मोमेंट होता है P, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता है या मैग्नेटिक डाइपोल होता है M। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B 1 माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग से याद रख लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के वर्क डन का फॉर्मूला पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो PE 1 माइनस cos थीटा, और मैग्नेटिक डाइपोल के वर्क डन का फॉर्मूला पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर किसी डाइपोल को रोटेट करवाते हैं थीटा एंगल से, कितना वर्क करना पड़ेगा? MB इंटू 1 माइनस cos थीटा। अगले सवाल पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज। अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो लोकेशन टू लोकेशन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर जो होता है वो लगभग 10 टू द पावर -5 टेस्ला के रेंज का होता है, ठीक है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू, आपको मालूम है B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट H, या B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा? B नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा B नॉट अपॉन म्यू नॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए। सारे के सारे क्वेश्चन ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो सीधे मैं कहूंगा सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखो और रट जाओ, शॉर्ट नोट्स को रट जाओ। ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं सोचना होता है। विच इज द करेक्ट फॉर इफेक्टिव लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखो, किसी भी बार मैग्नेट का ना, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट की बात करोगे, किसी भी बार मैग्नेट का, जैसे ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का एक होता है उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब इसका वास्तविक लेंथ, ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ,
और एक होता है इसका मैग्नेटिक लेंथ। एक्चुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा एल जो होता है, या एल बोल दो, या इसी को एल इफेक्टिव इस सवाल में बोला गया है। मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ना किसी भी बार मैग्नेट का, ये 5/6 टाइम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ के। इसी मैग्नेटिक लेंथ को इस सवाल में इफेक्टिव लेंथ बोल दिया है। तो एक बार मैग्नेट में एक्चुअल नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं उसका मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, और एक्चुअल एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा बड़ा होगा और इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ उससे छोटा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, कहां गया, इफेक्टिव लेंथ स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। और मैं तो बोलूंगा ये रिलेशन याद रख लेना कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम होता है। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसी को उल्टा भी लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो 6/5 टाइम्स ऑफ होता है मैग्नेटिक लेंथ। अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। कई बार पूछा ये क्वेश्चन, देख लो। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। पहला फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच का रिलेशन, आप क्लास नोट्स में देखो आपको मिल जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। एंगल ऑफ डीप एट पोल ऑफ द अर्थ इज, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है उसी को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। पोल्स पर, पृथ्वी के पोल्स पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है, और जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ेंगे ये घटते 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 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, पोल्स पर 90 डिग्री और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पोल्स पर कितना होता है एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, फॉर्मूला है सीधा 4 × 10⁻⁻⁷ ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करोगे तो ये बार मैग्नेट से आप समझ सकते हो। यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव, एक्चुअली नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला बिहेवियर शो करता है, और साउथ पोल निगेटिव वाला। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता था। यहाँ पर साउथ जो है ना, साउथ पोल, ये निगेटिव पोल स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करता है और नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करता है। तो आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो दिशा होगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। कहां से कहां होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। अगले सवाल में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, बार बार वही सवाल आ रहा है, कई बार पूछा हुआ इसलिए आ रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो। 2018 में ना क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज्यादा आए थे, 2018 में न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस अधिक आए थे। तो बोला है एक वायर है जिसका, यहाँ पे सब लोग समझ आना, एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, एक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और लेंथ l है। इसको बेंड किया गया है एक सेमी सर्कल के रूप में। एक l लेंथ का वायर था, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m था और लेंथ l था। इसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m था और लेंथ l था। तो अगर इसके पोल स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर लें तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना, पोल स्ट्रेंथ मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है डाइपोल के, मतलब डाइपोल में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, दोनों ऑपोजिट नेचर का होता है। और मैग्नीट्यूड वाइज इसके वैल्यू को हम लोग पोल स्ट्रेंथ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पोल स्ट्रेंथ से। तो अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करोगे, पोल स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी मैग्नेट का, ये होता है m = मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन l। ठीक है, अब इसी पोल स्ट्रेंथ को हम लोगों ने किसके रूप में घुमा दिया, इसको सेमी सर्कल के रूप में घुमा दिया। ये सेमी सर्कल के रूप में जब इसको हम लोग घुमाएंगे, इस सेमी सर्कल के रूप में जो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, πr। और यही πr किसके बराबर होगा, इसी लेंथ को ना सेमी सर्कल बनाए हो, यही πr किसके बराबर होगा, यही πr l के बराबर होगा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, l अपॉन में पाई। अब देखो, जब तुमने इस डाइपोल को सेमी सर्कल के रूप में घुमा दिया, तब इसके दोनों पोल्स के बीच का दूरी कितना आ गया,
जब सेमी सर्किल को घुमाया तो इसके दोनों पोल के बीच का दूरी आ गया 2r। और हमको मालूम है डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच का दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, m इंटू कितना हो जाएगा 2r। m हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, m निकाल के रखा है m अपॉन में l, ठीक है, m अपॉन में l, क्लियर है, इनटू 2r। तो 2 इंटू r कितना निकाल के रखा है, r निकाल के रखा है l अपॉन में पाई, l से l कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2m अपॉन में पाई, कितना आ जाएगा 2m अपॉन में पाई। ये डी नंबर हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ऑसिलेटिंग मैग्नेट इज इंक्रीजेस इट्स टाइम पीरियड विल। देखो किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो वो जो ऑसिलेशन करता है उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है ये क्या होता है 2 पाई रूट के अंदर में आई अपॉन एम बी, है ना। तो बोला है अगर मैग्नेटिक मोमेंट को, कहा गया मैग्नेटिक मोमेंट को अगर m को बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ना टाइम पीरियड जो है रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ इज। अभी मैंने आपको बताया 2-3 स्लाइड पीछे, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो मैग्नेटिक लेंथ का 6/5 टाइम होता है और मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो 5/6 टाइम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का। बार मैग्नेट में टोटल लेंथ को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं और एक्चुअल पोल्स के बीच के लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, देखो पोल पर एंगल ऑफ डीप होता है 90 डिग्री और इक्वेटर की ओर भरोगे बोला है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप घटेगा, है ना। पोल पर एंगल ऑफ डीप क्या होगा, पोल पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होगा और अगर इक्वेटर पर जाओगे तो एंगल घट के कितना हो जाएगा 0, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी 1 से काफी बड़ा होता है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोला है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। अभी मैंने आपको जब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताया है वहां पर आपको परमिएबिलिटी का डायमेंशन भी बता दिया है, आप वहां से इसको रिव्यू कर लेंगे और कमेंट करके इसका डायमेंशन बताएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निकेल क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। आगे चलते हैं व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 4 टाइम्स द टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी अभी क्या आया, रूट के अंदर में कितना 2 पाई रूट के अंदर में आई अपॉन कितना एम बी। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दें, समझो अगर मैग्नेटिक पहले टाइम पीरियड ये था, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया m अपॉन 4 गुना कर दिया 4b, ये 4 जब रूट के अंदर से निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा तो 1/2 इंटू कितना 2 पाई रूट के अंदर में i अपॉन एम बी हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दें तो ये 4 बाहर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा ना, नीचे 1/2 इंटू 2 पाई रूट i अपॉन एम बी, तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। मतलब अगर हम वैसे भी हम ऐसे समझें कि टाइम पीरियड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर 4 गुना बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड को घटना है, 4 का स्क्वायर रूट फैक्टर 2 होता है तो 2 के फैक्टर से वो घट जाएगा, बिकम्स हाफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आयरन क्या है, तो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इफ डेल इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर 10 डेल इज। देखो अगर हम डेल की बात करें, डेल मतलब एंगल ऑफ डीप होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप या डीप एंगल। तो बी का जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस डेल और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी साइन डेल। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें 10 डेल निकालना है, तो अगर हम पी वी अपॉन पी एच करें तो पी वी हमारे पास क्या है बी साइन डेल और बी एच क्या है हमारे पास बी कॉस डेल, बी से बी कट गया, क्या आ गया 10 डेल। तो 10 डेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया पी वी अपॉन बी एच, ठीक है। आप क्लास नोट्स को चेक करना, वहां पर भी करवा रखा है। अगले सवाल में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, कमेंट करके बताना, फैक्चुअल सवाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following relation is correct for permeability? परमिएबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही है?
ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B अपॉन एच। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होता है, P इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर के फॉर्मूलों को याद करो। ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से आता है। मैं आगे और भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आऊंगा, तो आपको आइडिया लगता रहेगा किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आता है। आप फिलहाल के लिए समझ जाओ, मैग्नेटिज्म से ब्लाइंडली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एक एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन बोला है, बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल इज एंगल ऑफ डीप, बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, बी वी इज वर्टिकल कंपोनेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये बी है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डीप हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है, उसी को एंगल ऑफ डीप कहते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बनता है। अगर आपने संपूर्ण फिजिक्स वाली मेरी 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो देखी है, तो उसमें भी हम लोगों ने एंगल ऑफ डीप को एक्सप्लेन किया है, मैग्नेटिक मेरिडियन और तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपके नजर के सामने से एक बार गुजर जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ डेल एंगल पर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा दिया हुआ है, बी वी बराबर बी कॉस डेल, बी एच बराबर बी साइन डेल, ये वाला पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिज्म से जो भी क्वेश्चन आते, इस चैप्टर के सारे से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे बोर्ड में, लेकिन वैसे बच्चे जो साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, बेवकूफी मत करना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में मत फंसना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कुछ भी होगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ऐसे आंख देख, जैसे क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, ये अपने मन से नहीं करवा रहे, जो बोर्ड में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन सवाल सॉल्व हो जाएगा। पे खत्म करते हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में और भी चैप्टर्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से चैप्टर्स पर पहले वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।